नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल हम पाठ नंबर 9 पढ़ रहे थे जिसका शीर्षक था कब आऊं। कल हमने इस पाठ को पढ़कर इससे संबंधित कुछ प्रश्न किए थे और आज हम उसके संबंधित बचे हुए प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। कल हमने सही जोड़े मिलाओ तक पढ़ लिया था, आज हम शुरू करेंगे इससे आगे। तो हमारे पास है मुहावरे। चित्रों को देखो, क्या इन्हें देखकर तुम्हें कुछ मुहावरे या कहावतें याद आती हैं? उन्हें लिखो। तो सबसे पहले चित्र को देखते हैं और सोचते हैं कि इससे संबंधित कौन सी कहावत होती है। तो ये बताया हुआ यहाँ पे लिखा है अंधेरा, ये है दीपक। ठीक है, तो अंधेरा कहाँ पे है? दीपक के नीचे, है ना। जहाँ पे भी हम दीपक रखते हैं, जब हम उसको जलाते हैं तो रोशनी सब तरफ होती है, पर जो दीपक है उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो इससे संबंधित एक कहावत है जिसका नाम है दीपक तले अंधेरा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है। तो पहले प्रश्न का उत्तर होगा दीपक तले अंधेरा, क्योंकि अब आप खुद भी देख सकते हो जब भी हम दिया जलाते हैं उसके नीचे हमेशा अंधेरा होता है। तो इससे संबंधित एक कहावत है दीपक तले अंधेरा। आपको इन कहावतों के मतलब भी पता होने चाहिए कि इस कहावत का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। दीपक तले अंधेरा का हम मतलब होता है कि जो लोग किसी को एडवाइस देते हैं या सलाह देते हैं, पर वो लोग खुद उस चीज़ को फॉलो नहीं करते, उसका आचरण नहीं करते हैं, मतलब कि जो खुद दूसरों को सलाह दे रहे हैं वो खुद उस तरह के काम नहीं करते हैं, इसलिए हम उनके लिए ऐसे इस वाक्य का प्रयोग कर देते हैं, ऐसा मुहावरा मार देते हैं उनको कि दीपक तले अंधेरा। ठीक है, आपको समझ आया? अब हम आगे चलते हैं। यह है बाजू और ये पहना हुआ उसके ऊपर कंगन। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है आरसी। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आरसी का मतलब क्या होता है। आरसी का मतलब होता है दर्पण। आरसी का मतलब होता है दर्पण। दर्पण मतलब मिरर जिसे हम बोलते हैं ना, शीशा। आरसी का मतलब दर्पण। तो इससे संबंधित एक मुहावरा है जिसका नाम है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, ये एक मुहावरा है। आप सभी ने अपनी कॉपी पे इनके नीचे इनको लिखना है। ठीक है, और आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख के उसके बाद दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब, अब इस मुहावरे का मतलब क्या है आपको वो भी पता होना चाहिए। हाथ कंगन को आरसी क्या क्या मतलब क्या है। जैसे जब आप अपने हाथों में बाजू में कंगन पहनते हो तो आपको उसके लिए शीशे की जरूरत नहीं होती उसे देखने के लिए कि वो कैसा लग रहा है हमारे हाथों पे। तो उसी तरह से जब कोई इंसान सच बोलता है या जब वो इंसान सच्चा होता है तो उसको प्रूफ की या प्रमाण की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम बोलते हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, आप इन वाक्यों को खुद भी इन मुहावरों से संबंधित कुछ वाक्य बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है, ये है हमारे पास, ये जो बाजू होती है ना उसके जो आगे ये जो होती है उसको हम आस्तीन बोलते हैं। ठीक है, तो आस्तीन और यहाँ से जो है वो सांप निकल रहा है, तो इससे संबंधित एक मुहावरा है, बहुत बार आपने सुना होगा, आस्तीन का सांप। ठीक है, तो आपने इस तरह से लिखना है, इसके नीचे यहाँ पे आपने लिखना है आस्तीन का सांप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि आपका कोई एक दोस्त है, ठीक है, आपने उसको अपना कोई सीक्रेट बताया और आपने उसको बोला कि आप इस सीक्रेट को किसी को मत बताना, पर उसने आपके सीक्रेट को सबको बता दिया, मतलब कि उसने आपके साथ जो है वो धोखा दिया आपको। तो इसके लिए हाँ, आप उन्हें सीधा बोल सकते हो आस्तीन का सांप। तो इसका मतलब हुआ कि आस्तीन का सांप का मतलब होता है कि अपने ही दोस्त को धोखा देना। ठीक है, ये इस मुहावरे का मतलब होता है। अब हम आगे वाला मुहावरा देखते हैं। ये है 11 लिखा है और ये जो लड़की है इसने एक हैंड में जो ये पकड़ा है पोस्टर जैसे, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है और दूसरे पे लिखा है इसके ऊपर 1 लिखा हुआ है। तो अगर हम आप इन दोनों को एक साथ पढ़ोगे तो ये कितने बन जाएंगे? 11। तो एक मुहावरा इससे बनता है, वो है 1 और 1 11। ठीक है, जैसे 1 और 1 हो गए 11। इसका बहुत ही अच्छा मुहावरा है ये। इसका मतलब होता है कि जब हम लोग एक साथ होते हैं तो हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जैसे आपने एक कहानी भी सुनी होगी, लकड़ियों के गट्ठे वाली कहानी थी,
तो उसमें जब आप एक लकड़ी को उठा के तोड़ते हो तो वो आसानी से टूट जाती है, पर जब आप एक लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने की कोशिश करते हो तो वो आसानी से नहीं टूटता है। तो यही इस कहावत का मतलब होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है 1 और 1 11, क्योंकि जब आप 1 गिनते हो तो वो तो बहुत ही छोटी रकम है, पर जब आप 11 बोलते हो तो एक बहुत ही बड़ी रकम है। तो इसका मतलब होता है कि 1 और 1 11 होते हैं, मतलब जब हम साथ में होते हैं तो हम ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह से इन सभी के नीचे इनके उत्तर लिखने हैं अपनी अपनी कॉपी पे। अब हम आगे चलते हैं। कहो कहानी, ये आप खुद कर सकते हो और ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे विद्यालय, गुरुजी, छुट्टी, बंदर, डंडा, पेड़, केला, ताली, बच्चे, भूख, इन शब्दों को पढ़कर तुम्हारे मन में कुछ बातें आई होंगी। इन सब चीज़ों के बारे में एक छोटी सी कहानी बनाओ और अपने साथियों को सुनाओ। आपने एक कहानी बनानी है और अपने अपने फ्रेंड्स को सुनानी है। ठीक है, आपको इसको कॉपी के ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मर्जी से इससे रिलेटेड जो भी आपको कहानी याद आती है आप उसको सोचो, बनाओ और फिर अपने दोस्तों को बताओ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये लिखा है उछालो। एक रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा उछाल कर देखो किसका रुमाल सबसे ऊंचा उछलता है। रुमाल के साथ बिना कुछ बांधे इसे और ऊंचा कैसे उछाला जा सकता है। देखो, इन्होंने बोला है कि आपने एक रुमाल लेना है, छोटा सा कपड़ा लेना है, उसको ऊंचा उछालना है। फिर आपने देखना है कि वो रुमाल जो है वो देखना है कि सबसे ऊंचा रुमाल किसका उछलता है, और आपने ये ट्राई करनी है कि आपने उस रुमाल के साथ कुछ भी नहीं बांधना है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आपको उसको बिना कुछ बांधे हुए आप इसको कैसे उछाल सकते हो। तो ये एक आपके लिए एक एक्टिविटी है, आप चाहो तो कर सकते हो। उसको कॉपी बेस के लिए कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। समझ। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है रंगाई शब्द रंग से बना है। ठीक है, जब आपने ये कहानी या ये स्टोरी पर पाठ पढ़ा था हमने, तो हमने देखा था कि जो अवंती था वो एक रंगाई का काम करता था। रंगाई जो शब्द है वो रंग से बना हुआ है ना, तो इसी तरह शब्द बनाओ। जो साफ है इससे आप क्या शब्द बना सकते हो, चढ़ है इससे क्या शब्द बना सकते हो, जो बुन है उससे क्या शब्द बना सकते हो। जैसे साफ है, जो साफ है उससे संबंधित क्या एक शब्द बताओ। आप पहले सोचो खुद, फिर उसके बाद आपने यहाँ से देखना है। ठीक है, साफ का से हम संबंधित बना सकते हैं सफाई। ठीक है, तो सफाई शब्द बना है साफ से। जैसे रंगाई शब्द बना है रंग से, उसी तरह से सफाई शब्द बना है साफ से। ठीक है, उसके बाद अब आगे है चढ़। अब चढ़ से कौन सा शब्द हो सकता है, पहले आप सभी खुद सोचेंगे फिर आगे हम चलेंगे। चढ़ से सोचो पहले आपकी क्या शब्द हो सकता है। चढ़ से हम लिख सकते हैं, जैसे सफाई शब्द बना है साफ से, तो चढ़ से कौन सा शब्द बना हुआ, वो हो गया हमारे पास चढ़ाई। जैसे हम चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तो चढ़ना और चढ़ाई, तो जो चढ़ शब्द से बना हुआ है चढ़ाई शब्द। फिर आ गया बुन। अब बुन से कौन सा शब्द हो सकता है सोचो, तो बुन से हमारे पास जो शब्द बना हुआ है वो है बुनाई। बुनाई सब जानते होंगे, बुनाई का मतलब जैसे वो स्वेटर्स बनाते हैं उसको हम बुनाई बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इस प्रश्न के उत्तर। तो आप सभी ने अपनी कॉपी पे एक तरफ को ये लिखने हैं और दूसरी तरफ को ऐसे डैश लगा के उसके सामने इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, अब हम आगे वाले प्रश्नों को करते हैं। क्या समझे, जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका मतलब बताओ। ये जो शब्द है यहाँ पे इनके नीचे रेखा खींची हुई है, आपने इन शब्दों के उत्तर बताने हैं। और ये शब्द वही सब शब्द है जिनके उत्तर मैंने जब हम पाठ पढ़ रहे थे उसमें आपको बताए थे। ठीक है, तो आपको इनके उत्तर खुद भी आने चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं। मुझे बैंगनी रंग कतई अच्छा नहीं लगता। कतई का मतलब क्या होता है, जब वो सेठ आया था तो उसने बोला था ना कि मुझे ये सब रंग कतई अच्छे नहीं लगते। कतई का मतलब होता है बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, आपने इसी तरह से यहाँ पे लिखना है बिल्कुल, कि मुझे यह रंग बिल्कुल, आप कतई की जगह यहाँ पे लिख सकते हो मुझे बैंगनी रंग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो कतई का एक और मतलब होता है बिल्कुल। अब हम आगे चलते हैं। अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया। जब हमने पाठ पढ़ा था उसमें अवंती समझ गया था कि सेठ जब वो क्यों आया है उसके पास। ठीक है, तो उसका मंसूबा भांप लिया था। मैंने तब भी आपको इसका उत्तर बताया था। मंसूबा का मतलब होता है इरादा, कि उसका क्या इरादा था, वो उसने भांप लिया था। तो मंसूबा की जगह आप इसके इरादा भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे जैसे अवंती ने सेठ का मंसूबा भांप लिया, इसकी जगह आप लिख सकते हो अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया। तो आपने इसका उत्तर लिखना है यहाँ पे ऐसे, इरादा भांप लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ। हुनर,
हुनर क्या होता है कि किसी के अंदर जो है वो कोई खास सा हुनर होता है, कि कुछ होते हैं जो खेल सकते हैं अच्छे से, कुछ होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, तो वो उनका एक हुनर होता है। तो हुनर को हम और क्या बोलते हैं, उसकी कला। ठीक है, तो वो उसमें एक कला है कि वो उस काम को कर सकता है अच्छे से। तो मैं तुम्हारा हुनर देखना चाहता हूँ, सेठ ने ऐसा अवंती को बोला था। तो हुनर की जगह आप लिख सकते हो कला, मैं तुम्हारी कला देखना चाहता हूँ। तो इसका उत्तर क्या होगा, कला। आगे वाले शब्द को अगले वाक्य को पढ़ते हैं। सेठ बुलंद आवाज में बोला। सेठ बुलंद आवाज में बोला, यहाँ पे आवाज गलती से लिख दिया है, यहाँ पे बुलंद की जगह यहाँ पे रेखा आएगी, क्योंकि आवाज का मतलब तो एक ही होता है, वाणी हो गया, वैसे बोल सकते हैं। बुलंद का मतलब मैंने आपको बताया था ऊंची, कि जब सेठ उसकी दुकान में तो उसने ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में उसे आवाज लगाई थी ना, तो बुलंद का अर्थ होता है ऊंची। तो सेठ ऊंची आवाज में बोला, या सेठ बुलंद आवाज में बोला। अब हम अगला वाला वाक्य पढ़ते हैं। सेठ को ईर्ष्या होने लगी। सेठ को ईर्ष्या होने लगी थी। ईर्ष्या का और क्या मतलब होता है, जलन करना किसी से। ठीक है, तो हमें कभी भी किसी से वैसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए थी। तो सेठ को ईर्ष्या होने लगी, तो ईर्ष्या का जगह हम लिख सकते हैं जलन। तो इसका उत्तर होगा जलन। तो सेठ को यहाँ पे हम ईर्ष्या की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं, जलन होने लगी। अब आगे है, रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद तो है नहीं। तो जब सेठ आया तो उसने बोला था कि रंग के बारे में मेरी कोई खास पसंद नहीं हो। तो अब खास का और क्या मतलब हो सकता है, आप खास की जगह और क्या शब्द यूज कर सकते हो, आपने खुद सोचना है पहले। ठीक है, तो खास की जगह आप बोल सकते हो कि विशेष, कि मेरी कोई ऐसी विशेष पसंद नहीं है रंगों के बारे में। ठीक है, तो आपने इस तरह से इस प्रश्न के उत्तर करने हैं। अब हम आगे वाले प्रश्न की ओर तरफ बढ़ते हैं। अवंती के बारे में कुछ वाक्य। आफंती, यहाँ पे एक अपनी मर्जी से आपने कोई स्टोरी बना के लिखनी है। आफंती के बारे में कुछ वाक्य लिखो। तुम उसके कपड़ों, शक्ल सूरत, पालतू पशु, बुद्धि आदि के बारे में बता सकते हो। कि आपने एक आफंती नाम का आदमी है, उसके बारे में कोई एक स्टोरी लिखनी है, और उसकी स्टोरी में आपने क्या क्या लिखना है, उसके कपड़ों के बारे में बताना है, शक्ल और सूरत की, उसके कैसा दिखता है, वो कैसे कपड़े पहनता है उसके बारे में बताना है, उसके पास जो कोई पालतू पशु उसके बारे में बताना है, और उसकी बुद्धि के बारे में कि वो कैसा है, वो बुद्धिमान है या नहीं है, वो सब उसकी स्टोरी में लिखना है। तो हम कैसे लिख सकते हैं, आफंती ललारी है, वह कपड़ा रंगने का काम करता है। जो कपड़ा रंगता है ना, उसे हम ललारी बोलते हैं। तो आफंती को आप ऐसे लिख सकते हो कि वो एक ललारी है और वह कपड़ा रंगने का काम करता है। यहाँ से कपड़ा वाला शब्द हमने यूज कर लिया स्टोरी में। ठीक है, अब हम आगे इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, वह लंबा कुर्ता और धोती पहनता है। हमसे बोला था कि आपने उस स्टोरी में, उस कहानी में उसके शक्ल सूरत के बारे में बताना है। तो हमने ये बता दिया कि वह लंबा कुर्ता और धोती पहनता है, वो उसकी शक्ल सूरत कुछ ऐसे जैसे ऐसे कपड़े पहनता है, और उसके बाल लंबे व घुंघराले हैं। और उसके बारे में हमने उसके बालों के बारे में बता दिया। तो उसकी ये शक्ल और सूरत के बारे में हो गया, तो उसके बाल लंबे और घुंघराले हैं। ठीक है, फिर अब हम उसकी बुद्धि के बारे में बता देते हैं पहले, कि उसकी बुद्धि कैसी है, वो बहुत तेज बुद्धि वाला है। ठीक है, तो एक तरह से उसके बारे में एक कथा होगी, उसके बारे में एक कहानी होगी कि वो कैसा है। फिर हमने बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया अपनी कहानी में। अब हमें उसके पालतू पशु के बारे में लिखना है। तो हम उसमें लिख देंगे कि उसके पास एक गधा भी है, गधा भी है, कि उसके पास एक पालतू पशु है गधा, उसका वो इस्तेमाल करता होगा सामान को ढोने के लिए। तो हम इस तरह से उसके ऊपर एक कथा लिख सकते हैं। आप सभी ने इसी तरह से अपनी कॉपी के ऊपर एक एक नंबर डाल के उसके बारे में ये कहानी लिखनी है। ठीक है, अगर आप इसके बारे में कुछ और लिखना चाहते हैं, उसके पशु के बारे में, बुद्धि के बारे में, तो आप वो भी इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, जोड़े ढूंढो। आपको जो है वो जोड़े ढूंढने हैं। जैसे ये दिन है, यहाँ पे दीन बन गया, यानी कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा थी, यहाँ पे इन्होंने इसको बड़ी ई की मात्रा लगाई, तो ये क्या बन गया, ये दिन। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, दिन। दिन का मतलब क्या होता है, जैसे सुबह होती है एक दिन होता है, जैसे सोमवार एक दिन है, मंगलवार एक अलग दिन है, तो दिन हो गया दीन। दीन का मतलब होता है जो बहुत ही ऐसा होता है काइंड हार्टेड आदमी, मतलब भोला जैसा आदमी समझ लो आप। ठीक है, तो दिन और दयालु आदमी, दीन। मेला का और हमने अगर यहाँ पे
ए की मात्रा, यहाँ पे हमने ए की मात्रा लगाती हूँ, हमारे पास बन गया मेला। मेला का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग मेले में जाते होंगे, बहुत सारे वहां पे खिलौने वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी दुकान लगती है, वो होता है मेला। मैला का मतलब क्या होता है, मैला का मतलब होता है जो गंदा होता है, जैसे किसी के कपड़े मैले हो जाते हैं, उसका मतलब है मैला। तो आपने देखा कि जब हम किसी शब्द में उसकी मात्रा को बदल देते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है ना। तो यहाँ पे आपने ऐसा ही कुछ प्रश्न है आपके लिए। ऊपर दिए गए शब्दों के जोड़ों में केवल एक मात्रा बदली गई है ना, सिर्फ एक मात्रा बदली और वो जोड़े से शब्द बदल गए, है ना। किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। हमने देखा कि जब आपने यहाँ से छोटी से बड़ी की मात्रा कर दी, इस शब्द का अर्थ बदल गया। यहाँ पे ए की मात्रा से ए की मात्रा कर दी तो भी शब्द का अर्थ बदल गया। तो किसी भी मात्रा को बदलने से अर्थ भी बदल जाता है। तो ऐसे और जोड़े बनाओ, देखें कौन सबसे ज्यादा जोड़े ढूंढ पाते हो। तो आप सबने कोशिश करनी है कि आप ऐसे और जोड़े बना पाओ और उनकी आपने फिर मात्राएं बदलनी है। देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ऐसे शब्द जोड़े ढूंढ के लाते हो। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ लिखे हुए हैं। जैसे हमारे पास है यहाँ पे पहला कुल, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है क लिखा और उसको छोटे ई की मात्रा लगाई हुई है, कुल, छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। जब आप मान लो कि इस छोटे ऊ की मात्रा को जगह बड़े ऊ की मात्रा करें, कि यहाँ पे आपने इस मात्रा को ऐसे कर दिया, तो ये क्या बन गया, कूल। अब यहाँ पे डिफरेंस है ना दोनों में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने कुल छोटे ऊ की मात्रा थी, अगर आपने मान लो इसको बड़े ऊ की मात्रा में बदल दिया, बन गया कूल। कुल का मतलब क्या होता है कि किसी का एक कुल होता है, ठीक है। और कूल का मतलब होता है जो बहुत ही ठंडा, ठीक है। तो दोनों में एक मात्रा के बदलने की वजह से उस शब्द का अर्थ बदल गया। अब आपने ऐसे और शब्द ढूंढ के लाने और उनके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया कर। कर का मतलब क्या होता है, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि इस काम को करो, कर मतलब कि करना, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पे हमने कर की जगह आ की मात्रा लगा दी, उसको कार, हमने बना दिया कार उसको। तो कर और कार में कितना ज्यादा अंतर है। कर का मतलब होता है करना और कार का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है। तो जब भी हम किसी शब्द में मात्रा को बदलते हैं या उसमें किसी और मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो शब्द का अर्थ बदल जाता है, ठीक है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो जिस शब्द को मात्रा लगती है उसी को वही लगानी, इसलिए बोलते हैं कि हमें मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। फिर जैसे मान लो कि पट है, ठीक है। यहाँ पे पट एक अलग शब्द है। अगर मान लो कि यहाँ पे मैं इसको जो है वो यहाँ पे लगा देती हूँ मात्रा बड़ी ई की, पीठ, ठीक है। तो पीठ का मतलब होता है किसी को पीटना, ठीक है। तो पट का अगर हमने इसको ई के मतलब तो बन गया पीठ, तो मतलब उसको पीटना। तो ये दो अलग अलग शब्द बन गए, ठीक है। फिर अगर मान लो हमने लिख दिया कम, ठीक है। अगर मैं इसमें आ की मात्रा लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, क को आ की मात्रा काम, ये बन गया हमारे पास काम। कम क्या मतलब क्या होता है, आप सब, कम का मतलब होता है कि कोई चीज हमारे पास कम है, थोड़ी है। और काम का मतलब होता है कि किसी कोई काम हो गया, जैसे वो खेल रहा है, वो लिख रहा है, वो कोई काम कर रहा है। तो दोनों में कितना अंतर आ जाता है जब हम मात्राओं का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर हम और जोड़े ऐसे ढूंढते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा हट, हट लिखा है हमने यहाँ पे। अब मान लो मैंने हट की जगह यहाँ पे लगा दी आ की मात्रा और हाट। हट का मतलब होता है हटना और हाट मतलब कि किसी को ऐसे आघात पहुंचाना, हमें किसी को चोट पहुंचाना। फिर हमने आगे लिख दिया मानो यहाँ पे घर, ठीक है। अब घर को अगर मैं यहाँ पे कर दूं ओ की मात्रा तो ये क्या बन जाएगा, घोर। घर है, घर का मतलब क्या होता है कि हाउस, होम, मकान, उसको हम घर बोलते हैं। अब जब हमने इसमें ओ की मात्रा लगा दी तो हमारे पास क्या बन गया है, घोर। घोर जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही जैसे घोर अंधेरा है यहाँ पे, तो घोर का अर्थ और घर का अर्थ कितना अलग अलग है, एक मात्रा के इस्तेमाल से वो बदल गया। अब हम ऐसे और वाक्य ढूंढ, जैसे यहाँ पे लगा है और, अगर मैं और में से इसको ओ की जगह ओ की मात्रा लगा दूं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, और का मतलब होता है कि कुछ और बताओ। और मतलब कि ये है जैसे आपको बोल दिया कि आप वह काम करो और दूसरे काम को भी करो, ठीक है। तो और का मतलब होगा कुछ और भी करो, और मतलब कि आप वहां से बाईं ओर मुड़ जाओ। और मतलब होता है कि डायरेक्शन, उस दिशा में मुड़ जाओ। तो इन दोनों में भी कितना अंतर है। अब जैसे हमने मान लो यहाँ पे लिख दिया कल,
कल सबको पता है कि आज जैसे मान लो इतवार है, ठीक है, आज रविवार है और कल जो है वो सोमवार होगा। तो कल का मतलब ये है, अगर मान लो कि हमने यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी तो ये बन जाएगा काल। तो काल और कल में कितना अंतर है। तो इस तरह से आप और शब्दों के जोड़े भी ढूंढकर अपनी मर्जी से यहाँ पे और भी लिख सकते हैं और आप सबने कोशिश करनी है ऐसे और जोड़े ढूंढकर बनाने की। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें दिया हुआ है, कब कुछ कलाकारी, कब आऊं वाले किस्से को चित्रकथा के रूप में लिखो। आप इसको जो है चित्रकथा के रूप में कैसे लिख सकते हो वो यहाँ पे आपने बोला हो, तो आपको इस प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है। आपने उस जो पीछे आपने कहानी लिखी ना, आपने उसको ड्रॉ करना है, मतलब उसकी पेंटिंग बनानी है, तो वो आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आपको इसको करने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं, क्या है फालतू। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसे अपने वाक्य के अंदर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं जिनकी हमें उसमें ज़रूरत ही नहीं होती है। ठीक है, जैसे कभी कभी हम अपनी बात करते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं या शब्द बोल देते हैं जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह इन वाक्यों में कुछ शब्द फालतू हैं, उन्हें ढूंढकर अलग करो। तो आपने इन वाक्यों को पढ़ना है और बताना है कि ऐसे कौन से शब्द हैं इन वाक्यों के अंदर जो फालतू में दिए हुए हैं। जैसे हम पहले वाक्य को पढ़ते हैं, बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना। जब आपने बोल दिया कि बाजार से हरा धनिया ले आना और पत्ती भी ले आना, तो यहाँ पे पत्ती शब्द जो है वो फालतू का लग रहा है, क्योंकि अगर आप किसी को यही बोलोगे कि बाजार से हरा धनिया ले आना तो वो वैसे भी समझ जाएगा, उसका मतलब भी एक ही होगा। जब आपने उसमें बोल दिया कि आप बाजार से हरा धनिया पत्ती भी ले आना तो उसका मतलब भी एक ही होगा। तो यहाँ पे पत्ती शब्द क्या है, वो फालतू है। तो आपने इस तरह से उसको अंडरलाइन करके रेखा खींच के उसके आगे इसको लिख देना है पत्ती। ठीक है, अब हम अगले वाक्य को पढ़ते हैं, एक पीला पका पपीता काट लो। अब जब आपने किसी को बोला कि आप एक पका हुआ पपीता काट लो तो उसको पीला बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी पका हुआ पपीता होता है वो पीले रंग का ही होता है। तो अगर आप किसी को ये बोलोगे कि आप पका हुआ पपीता काट लो तो वो समझ जाएगा कि उसका मतलब क्या है। अगर आप उसमें पीला भी बोलोगे तो उस शब्द का कोई इस्तेमाल नहीं है, तो वो शब्द क्या है, फालतू। तो आप इसको अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे अगला वाक्य पढ़ते हैं, अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। अब यहाँ पे बोला है अरे रस में इतनी सारी ठंडी बर्फ क्यों डाल दी। तो यहाँ पे ठंडी शब्द आपको फालतू लग रहा होगा, क्योंकि जो बर्फ होती है वो हमेशा ठंडी ही होती है। तो यहाँ पे अगर आप ठंडी शब्द बोल रहे हो तो वो इस वाक्य में फालतू नजर आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको अलग कर सकते हो। ठीक है, अब हम अगले वाक्य को पढ़ते हैं, जेबा बगीचे से 2 ताजे नींबू तोड़ लो। अब यहाँ पे बोला है कि जेबा को वो बोलिए कि बगीचे से 2 ताजे नींबू। तो ठीक है, तो अब आप सोचो कि यहाँ पे फालतू शब्द कौन सा है। यहाँ पे फालतू शब्द है ताजे, क्योंकि जो बगीचे में नींबू लगे होंगे वो ताजे ही होंगे खुद अपने आप। तो अगर आप उस वाक्य को इस्तेमाल नहीं करेंगे उसमें ताजे का तो वो भी सही होगा। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, जेबा बगीचे से 2 नींबू तोड़ लो, तो वो वाक्य भी वही होगा, उसका अर्थ सही होगा। तो यहाँ पे जो ताजे शब्द है वो फालतू है। अब हम अगले वाक्य को पढ़ते हैं, बेकार की फालतू बात मत करो। अब यहाँ पर तो फालतू शब्द ही फालतू दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बेकार की बात मत करो का मतलब है कि फालतू बात मत करो। तो अगर आप बेकार की बात मत करो बोलोगे तो वो वाक्य भी सही होगा। तो यहाँ पे जो फालतू शब्द है वही फालतू दिया हुआ है। तो इसी के साथ हमारा पाठ नंबर 9 आज खत्म होता है और इसी के सारे प्रश्नों के उत्तर, इसके सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और साथ में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में उसके साथ बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।